हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये यूटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रहने वाली है। और ये क्लास यूटेट पेपर 1 और यूटेट पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि यूटेट पेपर 1 और पेपर 2 का जो सीडीबी का सिलेबस रहता है वो लगभग एक जैसा रहता है या एक समान रहता है, या यूं कह सकते हैं कि 90 से 95% एक जैसा रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास की आज के पहले प्रश्न के साथ। और आज के लिए जो पहला प्रश्न रहने वाला है वो है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सभी प्रकार की संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और प्रेरक क्रियाकलापों को संपादित करता है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मस्तिष्क का वो कौन सा हिस्सा होता है जो क्या करता है, संवेगात्मक, संज्ञात्मक और संवेगात्मक और प्रेरक क्रियाकलापों को क्या करता है, संपादित करता है। मस्तिष्क का ऐसा कौन सा हिस्सा है। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हमें अग्र मस्तिष्क, और अगला है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है, हमारे मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अगर हम बात करें कि संज्ञानात्मक और संवेगात्मक और प्रेरक क्रियाकलापों को कौन संपादित करता है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अग्र मस्तिष्क इन तीनों चीजों को क्या करता है, संपादित करता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर, इसको थोड़ा सा हम और जूम कर लेते हैं ताकि आपको प्रश्न बड़े दिखें। ठीक है, कम क्वालिटी पे भी आप क्या देख सकें, वीडियो को देख सकें। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी। तो साथियों प्रश्न है कि शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को कहते हैं। हमें ऑप्शन दिया गया है समृद्धि, विकास, परिपक्वता और क्रम विकास। तो साथियों अगर हम बात करें कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां पर हमें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि शरीर के क्या है, जो अंगों में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, या संपूर्ण जीवन में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, समृद्धि, या इसे हम क्या कह सकते हैं, ग्रोथ। ठीक है, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 3। इंग्लिश वालों को भी प्रश्न पूरा दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 3 है, स्मृति के अवस्था मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति का प्रकार नहीं है। हमें क्या पूछा गया है प्रश्न में, कौन सा स्मृति का प्रकार नहीं है। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, संवेदी स्मृति, और बी है अल्पकालिक स्मृति, और सी है दीर्घकालिक स्मृति, और डी है कार्यकारी स्मृति। तो अगर हम बात करें प्रश्न में क्या पूछा गया है, स्मृति की अवस्था। ठीक है, स्मृति के जो अवस्था का मॉडल है उसके अनुसार स्मृति का प्रकार कौन सा नहीं है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, स्मृति का जो मॉडल है उसके ये तीनों प्रकार है। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर डी, ये स्मृति के मॉडल का क्या नहीं है, प्रकार नहीं है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कार्यकारी जो स्मृति है ये स्मृति मॉडल का क्या नहीं है, प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। और अगला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, वस्तु एवं पृष्ठभूमि के संबंध के बारे में अधिक सोचने को कहा जाता है। कि जब हम क्या करते हैं, वस्तु और पृष्ठभूमि के संबंध के बारे में हम क्या करते हैं, अधिक सोचते हैं। एक तो हम वस्तु के बारे में और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जब हम और अधिक सोचते हैं, या इसके संबंध के बारे में अगर हम और ज्यादा सोचते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है विश्लेषणात्मक चिंतन, और बी है समग्र चिंतन, और सी है
तर्कसंगत चिंतन, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, समग्र चिंतन कहते हैं, जिसमें हम वस्तु एवं पृष्ठभूमि के संबंध के बारे में क्या करते हैं, अधिक सोचते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, समग्र चिंतन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, मोटापा है किंतु भोजन करना चाहना किस प्रकार के द्वंद्व का उदाहरण है। मोटापा तो है लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, जो वश्य पदार्थ होते हैं, वश्य पदार्थों को खाने के लिए जो हमारा मन है वो हमारा मन नहीं मानता है। जैसे कि अधिक से अधिक जो लड़कियां होती है, लड़कियों को मोमो, चाउमीन, इस प्रकार की जो वश्य चीजें हैं, या ये कह सकते हैं कि जो तली हुई चीजें हैं, उसको देखते ही या उसकी खुशबू आते ही मुंह में लार टपकने लग जाता है। ठीक है, तो मोटापा तो होता है उनका, लेकिन फिर भी इस प्रकार की जो चीजें हैं, इस प्रकार की चीजें देखते ही क्या है, मुंह में पानी आ जाता है कि भाई मोटापा बढ़ता रहे, लेकिन इस प्रकार की चीजें तो क्या करनी है भाई, खानी ही खानी है। अगर हम बात करें कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या थे। तो ऑप्शन है उपागम, उपागम द्वंद, और परिहार, परिहार द्वंद, और सी है उपागम और परिहारीय द्वंद। तो क्या हो रहा है, मोटापा है लेकिन फिर भी क्या क्या है, भोजन करना चाहते हैं, तो इन दोनों के बीच क्या है, द्वंद्व हो रहा है। तो उपागम और परिहारीय द्वंद्व क्या हो जाएगा, परिहार द्वंद्व क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और डी क्या था कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 6। बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 6। आइए समझते हैं। बुद्धि लब्धि या आईक्यू का संप्रत्यय किसने विकसित किया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो, और ये प्रश्न यूटेट सीटेट अलग अलग एग्जामों में बार बार पूछा गया है। हम सीटेट की बात कर लें या हम यूटेट की बात कर लें, यूटेट का तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर ही रहे हैं, तो यहां पर तो ये प्रश्न बार बार पूछा ही गया है, साथ में ये प्रश्न सीटेट में भी पूछा गया है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन दिया गया है विलियम स्टर्न, और अगला है टर्मन, लुइस टर्मन, और रॉस, और डी है विनय। तो साथियों अगर हम बात करें टर्मन ने क्या दिया, तो टर्मन ने जो आईक्यू का जो सूत्र है, ठीक है, या बुद्धि लब्धि के लिए जो सूत्र है, ये किसने दिया, तो ये टर्मन ने दिया। और अगर हम बात करें आईक्यू का सूत्र क्या है या बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, तो MA/CA इंटू 100। ये सूत्र किसका है, ये सूत्र बुद्धि लब्धि का है। बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है, और यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है जब हम अगला क्वेश्चन पेपर कराएंगे या प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तो इससे संबंधित आपको प्रश्न भी कराए जाएंगे। यूटेट के पेपर में यहाँ से इस प्रकार से तो प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि आईक्यू लेवल किसी का क्या है, जो मानसिक आयु है वो दी जाएगी। मानसिक आयु का मतलब है जो मेंटल एज है, और साथ में जो करंट एज है वो दी होती। हमें क्या करना होता है, उसका आईक्यू लेवल निकालना होता है। ठीक है, तो यूटेट में तो इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन सीटेट में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब हम सीडीपी से क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न भी करवा देंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें विनय, तो विनय और साइमन ने क्या करा, पहला बुद्धि परीक्षण करा। ठीक है, विनय और साइमन ने क्या करा, पहला बुद्धि परीक्षण। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहला बुद्धि परीक्षण किसने करा, पहला बुद्धि परीक्षण किसने करा, तो अल्फ्रेड विनय और साइमन ने पहला बुद्धि परीक्षण। ठीक है,
ठीक। और अगर हम बात करें कि सबसे पहले बुद्धि पर काम किसने किया, तो सबसे पहले बुद्धि पर काम किसने किया, फ्रांसीसी गाल्टन। ये भी प्रश्न पूछा गया है, सीटेट या यूटेट में भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले बुद्धि पर काम किसने किया, तो फ्रांसीसी गाल्टन ने सबसे पहले क्या करा, बुद्धि पर सबसे पहले काम किसने किया, फ्रांसीसी गाल्टन ने किया। और आईक्यू का जो सूत्र है वो किसने दिया, वो टर्मन ने दिया। और विनय और साइमन ने पहला बुद्धि परीक्षण करा, और विनय को ही क्या कहा जाता है, बुद्धि टेस्ट के पिता भी कहा जाता है या जनक भी कहा जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें आईक्यू का जो संप्रत्यय है, और कभी कभी इसको क्या लिखा जाता है, अवधारणा, कि आईक्यू की अवधारणा किसने दी, या बुद्धि लब्धि की अवधारणा। ठीक है, बुद्धि लब्धि की अवधारणा या संप्रत्यय किसने दिया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विलियम स्टर्न ने दिया। ठीक है। तो साथियों, हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे कि प्रश्न में जो चारों के चारों ऑप्शन पूछे गए हैं, उन चारों के चारों ऑप्शनों को हम जानने का प्रयास करेंगे। हो सकता है अगले बार यहां से प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि बुद्धि पर सबसे पहला परीक्षण किसने करा, तो विनय ने करा, अल्फ्रेड विनय और साइमन ने करा, या बुद्धि के जनक किसे कहा जाता है, तो विनय को कहा जाता है। और अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो आईक्यू का जो सूत्र है या बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो किसने दिया, तो वो किसने दिया, टर्मन ने दिया या लुइस टर्मन ने दिया। और फिर इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुद्धि पर सबसे पहले काम किसने किया, फ्रांसीसी गाल्टन ने किया। ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको चारों ऑप्शन में इसलिए समझाता हूं क्योंकि अगले बार यहां से प्रश्न पूछने की बहुत बहुत संभावना रहती है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 7, आइए समझते हैं। और प्रश्न नंबर 7 भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमें ऑप्शन दिया गया कि आत्मा का विज्ञान कहा जाता है, मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता है, या व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, या चेतना का विज्ञान कहा जाता है। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता था, तो सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना जाता था। और आत्मा का विज्ञान किसने माना, तो अरस्तु ने कहा कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का किसका विज्ञान कहा, तो आत्मा का विज्ञान कहा। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो उसके बाद मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा, मन का विज्ञान कहा दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर क्या आ जाएगा, आत्मा का विज्ञान कहा, और दूसरे नंबर पर मन का विज्ञान कहा, मनोविज्ञान को। ठीक है। और ये किसने कहा, तो ये पंपनोजी ने कहा। ठीक है। और अगर हम तीसरे नंबर की बात करते हैं, तो तीसरे नंबर पर मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया, चेतना का विज्ञान कहा गया। किसने कहा, तो वुंट ने कहा। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं चौथे नंबर की, तो चौथे नंबर पर या वर्तमान समय पर जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है, तो व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। और किसने कहा है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, वाटसन, जेबी वाटसन। ठीक है। जेबी वाटसन ने क्या कहा है कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो व्यवहार का विज्ञान, या ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है, तो व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो साथियों, यहां से अलग अलग प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। या तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान किसने कहा, तो अरस्तु ने कहा। और उसके बाद दूसरे नंबर पर पूछा जा सकता है, तो पंपनोजी ने क्या कहा, मनोविज्ञान को किसका, मन का विज्ञान कहा। और उसके बाद वुंट ने चेतना का विज्ञान कहा। और उसके बाद जेबी वाटसन ने जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा,
तो व्यवहार का विज्ञान कहा। और वर्तमान समय भी मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है या कहा जाता है? तो व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, ठीक है, यह माना जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 8। अगला प्रश्न नंबर 8, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? हमें ऑप्शन दिया गया है रोरशाह मिश्रलक्षण परीक्षण, और बी है कथनांक संप्रत्यक्षण परीक्षण, और डी है व्यक्तांक परीक्षण, और डी है MMPI परीक्षण। तो अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की कि प्रक्षेपी परीक्षण कौन सा नहीं है, तो प्रक्षेपी परीक्षण ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तो ये तीनों क्या प्रक्षेपी परीक्षण के उदाहरण हैं, लेकिन डी प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है। और हमें प्रश्न में यही पूछा गया था कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 9, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है या जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी का जो अध्ययन है वो एक टीचर को क्यों करना चाहिए। तो हमारे पास हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि इससे वो अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। भाई टीचर को परीक्षाओं में प्रथम आने के लिए मनोविज्ञान को पढ़ना चाहिए। और बी है इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें। कि भाई टीचर क्या करें, मनोविज्ञान को इसलिए पढ़ें कि इसकी सहायता से वो क्या करें, जो अपनी टीचिंग मेथड है, टीचिंग मेथड को वो और ज़्यादा प्रभावशाली बना सकें। इसलिए एक टीचर को शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी है, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। इससे कि शिक्षक को क्या मिल सके, आत्मसंतुष्टि मिल सके। और ऑप्शन नंबर डी है, इससे वो दूसरों को प्रभावित कर सके। तो टीचर दूसरों को प्रभावित करने के लिए तो मनोविज्ञान नहीं पढ़ेगा, और टीचर अपने आत्मसंतुष्टि के लिए भी मनोविज्ञान नहीं पढ़ेगा, और टीचर परीक्षाओं में प्रथम आने के लिए भी मनोविज्ञान नहीं पढ़ेगा। टीचर तो वो बन ही गया है ना। अब जब टीचर बन गया है तो अब दूसरी परीक्षाओं में वो प्रथम आने के लिए थोड़ी पढ़ेगा मनोविज्ञान। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। एक टीचर को मनोविज्ञान इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि वो अपनी जो शिक्षण शैली है या टीचिंग मेथड है या जो टीचिंग स्किल है उसमें वो क्या कर सके, बदलाव ला सकें, या नए नए तरीके, या ये कह सकते हैं कि नए नए तरीकों से बच्चों को समझा सकें या पढ़ा सकें। या इसलिए मनोविज्ञान पढ़ना चाहिए एक टीचर को, ताकि वो मनोविज्ञान में क्या करता है एक टीचर, या मनोविज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं कि जो बच्चे हैं, बच्चे की साइकोलॉजी को किस प्रकार से समझा जा सके कि किस उम्र का बच्चा किस तरीके से सीख सकता है। इसलिए एक टीचर को क्या पढ़ना चाहिए, मनोविज्ञान पढ़ना चाहिए, ताकि वो अपनी जो शिक्षण शैली है, शिक्षण शैली को क्या कर सकें, अधिक प्रभावी बना सकें, या टीचिंग के अलग अलग तरीके क्या कर सकें, खोज सकें। इसलिए एक टीचर को क्या पढ़ना चाहिए, शिक्षण या शिक्षा विज्ञान पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 10, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, कोई विद्यार्थी कुसंगत में पढ़कर बिगड़ रहा है। तो कोई विद्यार्थी है, आपके क्लास का एक क्या है, विद्यार्थी है, और वो क्या कर रहा है, कुसंगत में पढ़कर बिगड़ रहा है। एक अध्यापक के रूप में अध्यापक का कर्तव्य होगा, आप एक क्लास के क्या है, क्लास टीचर हैं, या आप क्या हैं, कक्षा अध्यापक हैं, या आप किसी स्कूल के क्या है, एक अध्यापक है। तो आपके स्कूल का बच्चा क्या कर रहा है, कुसंगत में पढ़कर बिगड़ रहा है, तो आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे। हमारे पास ऑप्शन दिया गया है कि उसके माता पिता से मिलेंगे, डायरेक्ट माता पिता से मिलेंगे, और अगला है कि उसकी उपेक्षा करेंगे या उसे इग्नोर करेंगे, और
सी है उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे, और डी है उसे बुलाकर डांटेंगे। तो अगर तो हम क्या करेंगे कि बच्चे को सीधा हम क्या करेंगे, माता पिता के पास शिकायत कर देंगे, तो ये बात भी ठीक नहीं है। हमें बच्चे को क्या करना चाहिए, सुधरने के लिए अवसर देने चाहिए या मौके देने चाहिए, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, उसकी उपेक्षा करेंगे या उसको इग्नोर करेंगे। तो इग्नोर तो नहीं करना है भाई हमें एक बच्चे को एक शिक्षक के रूप में, ठीक है। और सी है कि विश्वास में लेकर समझाएंगे। हम क्या करेंगे, बच्चे को विश्वास में लेकर क्या करेंगे, समझाएंगे कि बेटा ऐसे काम नहीं करते हैं, और अगर ऐसे काम करते हैं तो उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। इस प्रकार से हमें बच्चे को क्या करना होता है, मोटिवेट करना होता है कि गलत कामों के क्या होते हैं, गलत परिणाम होते हैं, इसलिए ऐसा काम ना कर कर आपको ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि आपके माता पिता का नाम रोशन हो। अगर हम बच्चे को इस प्रकार से विश्वास में लेते हैं, विश्वास में लेकर समझाते हैं, तो बच्चा और अच्छे से समझता है बजाय डांटने के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और अगला जो प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर कौन सा रहने वाला है साथियों, प्रश्न नंबर 11। आइए समझते हैं कि प्रश्न नंबर 11 में क्या बताया गया है या क्या पूछा गया है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 11 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं। हमारे पास पियाजे ने क्या किया है साथियों, पियाजे ने संज्ञानात्मक जो विकास है, संज्ञानात्मक विकास को 4 स्टेजों में क्या किया है, बांटा है, ठीक है। तो कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने जो संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास को 4 स्टेजों में बांटा है, तो पियाजे ने बांटा है, ठीक है। और अगला प्रश्न यहां से किस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो पहले इस प्रश्न के ऑप्शन देख लेते हैं कि इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होता है। हमें ऑप्शन दिया गया है संवेदी प्रेरक, और वी है पूर्व संक्रियात्मक, और सी है मूर्त संक्रियात्मक, और डी है अनौपचारिक नहीं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो साथियों हम थोड़ा सा इस प्रश्न को और डिटेल में समझ लेंगे। अगर हम बात करें कि जो संवेदी प्रेरक अवस्था है, इसी को शैशवा अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, शैशवा अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को इंद्रियगामक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को सेंसर मोटर के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें कि इसका जो टाइम पीरियड रहता है, तो 0 से या जन्म से 2 वर्ष के बीच, ठीक है। बच्चा किससे सीखता है, इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगर हम बात करें पूर्व संक्रियात्मक, तो इसे क्या कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था भी कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें इसका समय कितने से कितने तक रहता है, तो 2 वर्ष से 6 वर्ष का रहता है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें मूर्त संक्रियात्मक, तो इसे उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है, उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, कहा जाता है। और इसका समय कितना, 7 से 11 वर्ष के बीच का रहता है। और अगर हम बात करें औपचारिक संक्रियात्मक क्रिया, तो इसे अमूर्त तो इसे क्या कहा जाता है, अमूर्त अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चा क्या कर लेता है, बच्चे के अंदर इस प्रकार की समझ बन जाती है कि बच्चे के सामने जो चीजें नहीं भी है उनके बारे में भी क्या कर सकता है, परिकल्पना कर सकता है। और यही प्रश्न में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 या डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बच्चा कौन सी अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन कर सकता है,
मूर्त का मतलब क्या है कि इसमें तो बच्चा क्या कर सकता है कि जो बच्चे के सामने चीजें हैं उन्हीं के बारे में बच्चा सोच सकता है, समझ सकता है। लेकिन अगर हम बात करें, ये अवस्था कितने से कितने होती है, 11 के बाद की। 11 के बाद बच्चे में इस प्रकार की समझ विकसित हो जाती है कि अब जो चीजें बच्चे के सामने नहीं भी है, अगर हम बच्चे को उन सब चीजों के बारे में भी समझाते हैं तो बच्चा उन सब चीजों के बारे में भी क्या कर लेता है, समझ लेता है, या इस प्रकार का संप्रत्यय या परिकल्पना कर लेता है, या परिकल्पनात्मक चिंतन कर लेता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न है साथियों, एक बुद्धि परीक्षण पूर्णतः शाब्दिक, पूर्ण अशाब्दिक या अवाचिक अथवा पूर्णतः निष्पादन परीक्षण हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई बुद्धि परीक्षण इन तीनों प्रकार के परीक्षणों का क्या कर रहा है, एकांशों का मिश्रण रूप में हो सकता है, यो कथन है। तो साथियों हमें क्या दिया गया है कि एक बुद्धि परीक्षण है और उस बुद्धि परीक्षण में पूर्णतः शाब्दिक, पूर्णतः अशाब्दिक और अवाचिक अथवा निष्पादित परीक्षण हो रहे हैं। तो ऐसा कौन सा परीक्षण है जिनमें हम क्या करें कि इन तीनों का एकांशों को क्या करें, मिश्रित करें। तो हमें दिया गया है कि ये पूर्णतः सत्य है या असत्य है या अनिश्चित है या अस्पष्ट है। तो साथियों अगर हम बात करते हैं, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं, पूर्णतः शाब्दिक, पूर्णतः अशाब्दिक या अवाचिक या निष्पादन परीक्षणों को हम अगर क्या करें, इन तीनों का हम क्या करें, इन तीनों के एकांशों का परीक्षण करें या मिश्रण करें, तो ये क्या है, ये सत्य है कि हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 13। आइए समझते हैं कि प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है, व्यक्तित्व को अधोलिखित विशेषताओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन दिया गया है, इसके अंतर्गत शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक होते हैं। किसके अंतर्गत, व्यक्तित्व के अंतर्गत क्या है, कौन कौन से दो घटक बताए जा रहे हैं, एक तो शारीरिक घटक बताया जा रहा है और दूसरा मनोवैज्ञानिक घटक बताया जा रहा है। तो सही बात है भाई। और सेकंड ऑप्शन है, किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में उसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। बिल्कुल सही बात है। और अगला ऑप्शन है या अगला कथन है, इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतया समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो समय बदलने के साथ क्या नहीं होते हैं, सामान्यतः या छोटी मोटी घटनाओं से क्या नहीं होते हैं, परिवर्तन नहीं होते हैं। ठीक है, या परिवर्तन नहीं होते हैं। ठीक है, असली व्यक्ति का व्यक्तित्व वही होता है कि छोटी मोटी जो चुनौतियां हैं हमारे जीवन में, उस समय हमें अपने व्यक्तित्व को नहीं बदलना है, या थोड़ी सी हमारे सामने क्या आ गई, मुश्किल आ गई और हम एकदम डर के घबरा कर एकदम साइड में बैठ गए। ठीक है, तो हमें अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से बनाना है कि छोटी मोटी अगर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें क्या नहीं लाना है, बदलाव नहीं लाना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो पहला, दूसरा और तीसरा कथन, तीनों के तीनों कथन क्या है, सही है। और ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी ऐसा ऑप्शन है कि ये तीनों के तीनों बातें क्या थी, सही थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 14। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं मुख खोलना नवजात शिशुओं में उपस्थित किस प्रकार का प्रतिवर्त के अंतर्गत आता है, कि ये किस प्रकार का क्या है, एक
क्या कह सकते हैं, नवजात शिशु में ये किस प्रकार का चेंज है कि जब हम बच्चे के गाल को छूते हैं तो वो सिर घुमाता है और साथ में वो क्या करता है, मुख खोलता है। तो हमारे पास ऑप्शन दिया गया है रूटिंग और मोरो या पकड़ना या बेवसिंग। तो अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की सही उत्तर की, तो जब हम बच्चे का क्या करते हैं, गाल छूते हैं या पकड़ते हैं तो बच्चा क्या करता है, सिर घुमाता है और साथ में सिर खोलता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे रूटिंग कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। आइए समझते हैं कि प्रश्न नंबर 15 में क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है। क्या पूछा गया है कि कौन सी एक क्या नहीं है, प्रमुख चुनौती नहीं है। हमें ऑप्शन दिया गया है कि अपचार, और बी है मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, और सी है आहार ग्रहण संबंधी विकार, और डी है असुरक्षा एवं निर्भरता। तो साथियों अगर हम बात करें, यहां पर पूछा गया है कि जो किशोर अवस्था है, किशोर अवस्था में जो बालक या बालिकाएं होती है, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनकी उनको क्या नहीं करनी पड़ती है, जिनका उनको सामना नहीं करना पड़ता है। तो अगर हम बात करें ऊपर के जो तीन कथन हैं, ये तीनों के तीनों कथन ऐसे हैं जिनका एक किशोर अवस्था में बालक और बालिका को क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। ठीक है, जो किशोर अवस्था है, किशोर अवस्था को स्टैनी हॉल ने क्या कहा है, तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। इस समय बच्चा क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव होता है, या बच्चे को अगर हम किसी काम को करने के लिए क्या करते हैं, मना करते हैं, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि कौन से समस्या का किशोरों को क्या नहीं करना पड़ता है, सामना नहीं करना पड़ता है, तो असुरक्षा और जो निर्भरता है, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चा नहीं, अभी से ही बच्चा क्या है, किशोर अवस्था में बच्चा नहीं सोचता है कि भाई मुझे भविष्य में कौन सी नौकरी करनी है, क्या करना है, इतना सब ज़्यादा नहीं सोचता है। वो सिर्फ और सिर्फ उस समय की जो उसकी क्या कह सकते हैं, उस समय की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के बारे में सोचता है, ज़्यादा लंबा भविष्य के बारे में नहीं सोचता है। ठीक है, इसीलिए स्टैनी हॉल ने क्या कहा है, तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर, और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, प्राणियों की ऐसी अनुक्रियाएं जो उन्हें पीड़ादायक उद्दीपकों से छुटकारा दिलाती है। तो हमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्राणियों की वो अनुक्रियाएं जो हमें क्या है, पीड़ादायक उद्दीपकों से क्या कर रहा है, छुटकारा दिला रहा है, या उनसे दूर और बच निकलने के लिए क्या कर रहा है, पथ प्रदर्शन करती है, उसे क्या कहते हैं, या किस प्रकार का वो क्या है, प्रबलन प्रदान करती है। हमें ऑप्शन में पूछा गया धनात्मक परिबलन, और बी है ऋणात्मक प्रबलन, और सी है विलंब प्रबलन, और डी है आंशिक प्रबलन। अगर साथियों हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक प्रबलन। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं, ऋणात्मक कौन सा है, बी वाला है। ठीक है, ऋणात्मक प्रबलन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 17 को। प्रश्न नंबर 17 है, किसके अनुसार कौशल अधिगम की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है, संज्ञानात्मक और सहचार्यात्मक और स्वायत्त। हमें ऑप्शन दिया गया है फिट्स, और अगला ऑप्शन है टोलमैन, और सी है बंदूरा, और डी है कोलबर्ग। तो साथियों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो जो कौशल है, कौशल का जो अधिगम है, कौशल अधिगम में जो 3 चरण है, कौन कौन से, संज्ञानात्मक और सहचार्यात्मक और स्वायत्ता। तो ऐसी प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, तो ऐसी प्रक्रिया
या ये कथन किसका है, या ये सिद्धांत किसका है, तो ये सिद्धांत किसका है, फिट्स का है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहने वाला है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। आइए समझते हैं कि प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 18 है, किस प्रकार के बच्चों का पेशीय समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत निम्न कोटि की होती है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के जो बच्चे हैं उनकी जो पेशीय समन्वय की वो अपने पेशियों में क्या नहीं बिठा पा रहा है, समन्वय नहीं बिठा पा रहा है। ठीक है, और जो हस्त निपुणता है वो क्या होती है, अपेक्षाकृत कैसी होती है, निम्न कोटि की होती है। तो हमें ऑप्शन दिया गया है कि जो श्रवणबाधित बच्चे हैं कि जिनको सुनने में क्या है, अक्षमता है, तो ये गलत हो जाएगा। और अगला है प्रतिभाशाली बच्चे। तो प्रतिभाशाली बच्चों में तो क्या है, ये सारी चीजें कैसी होती है, निम्न कोटि के जगह उच्च कोटि की होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और सी है अधिगम अक्षमता। ठीक है, यहां पर क्या होना चाहिए था, अक्षमता। तो यही क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा लर्निंग डिसेबल। ठीक है, डिसेबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर अब है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन स्मृति की एक अवस्था नहीं है। हमें प्रश्न में ऑप्शन में दिया गया है कूट संकेतन, और बी है भंडारण, और सी है पुनरुद्धार, और डी है अवधान। तो अगर हम बात करें कि स्मृति की एक अवस्था कौन सी नहीं है, तो ये तीनों के तीनों क्या है, स्मृति की अवस्थाएं हैं। लेकिन अगर हम बात करें अवधान या रुकावट, यही क्या नहीं है, स्मृति की एक अवस्था नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। आइए समझते हैं कि प्रश्न नंबर 20 में क्या पूछा जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 20 है, सामान्य से विशिष्ट की ओर किस प्रकार का तर्कना है या किस प्रकार की तर्कना है। हमारे पास ऑप्शन दिया गया है आगमनात्मक तर्कना, और बी है निगमनात्मक तर्कना, और सी है सामान्य नुमा तर्कना, और डी है सृजनात्मक तर्कना। तो अगर हम बात करते हैं कि हम सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन से तर्कना में जाते हैं या कौन से विधि में जाते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले क्या करते हैं, परिभाषा को जानते हैं और फिर हम उदाहरण की ओर जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं आगमन विधि की, तो आगमन विधि में हम क्या करते हैं, पहले हम उदाहरण देते हैं और फिर हम परिभाषा जानते हैं। इसमें हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, और निगमनात्मक विधि में हम क्या करते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, पहले परिभाषा और उसके बाद उदाहरण। और इसमें हम क्या करते हैं, पहले उदाहरण और फिर हम बाद में क्या करते हैं, परिभाषा देते हैं। बात समझ में आ जाएगी। और यहां से आपको हर पेपर में, हम यूटेट की बात कर लें, हम सीटेट की बात कर लें, यहां से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। या तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से विधि में हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, तो कौन से विधि में जाते हैं, आगमनात्मक विधि में जाते हैं। और अगर हम बात करें, प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि किस विधि में हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, तो किसमें, निगमनात्मक विधि में जाते हैं। और फिर अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि किस विधि में हम पहले परिभाषा और बाद में उदाहरण समझाते हैं, तो ऐसी कौन सी विधि हो जाएगी, तो निगमनात्मक विधि हो जाएगी। और अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि किस विधि में पहले उदाहरण और बाद में परिभाषा समझाई जाती है, तो आगमनात्मक विधि में। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। आइए समझते हैं।
प्रश्न नंबर 21 है, किस प्रकार की चिंतन योग्यताओं के अंतर्गत सामान्यतः चिंतन प्रवाह, लचीलापन और मौलिकता एवं विस्तारण आते हैं। हमें ऑप्शन दिया गया है पार्श्विक चिंतन या ऊर्ध्व चिंतन या अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन। तो साथियों प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस चिंतन में हम क्या करते हैं, सामान्यतः चिंतन प्रवाह या लचीलापन या मौलिकता के विस्तार में हम क्या करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है पार्श्विक चिंतन, ऊर्ध्वाधर चिंतन और अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्यों ऑप्शन नंबर सही डी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अभिसारी चिंतन में, अपसारी चिंतन में हम क्या करते हैं, एक ही जो समस्या है, एक ही समस्या के जो समाधान है उनको हम अलग अलग तरीकों से सोच सकते हैं या अलग अलग तरीकों से हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। और अगर हम बात करें अभिसारी चिंतन में, तो अभिसारी चिंतन में हम एक समस्या के हल को एक ही तरीके से सोचते हैं। इसमें क्या है, इसमें इस प्रकार से होता है कि जो एक समस्या है, एक समस्या को हम एक ही तरीके से सोच सकते हैं। लेकिन अब हम बात करें अपसारी चिंतन में, तो अपसारी चिंतन में हम क्या करते हैं, एक समस्या को अनेक तरीकों से क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो इसी प्रकार से पूछा जा रहा है, प्रश्न में क्या पूछा गया है कि किस प्रकार के चिंतन योग्यताओं के अंतर्गत सामान्यतः चिंतन प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता या विस्तारण आते हैं। तो ये कौन से प्रक्रिया में आते हैं, तो अपसारी चिंतन में आते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, आइए समझते हैं। और ये प्रश्न भी यूटेट या सीटेट दोनों की दृष्टि से क्या रहने वाला है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। यही प्रश्न आपको अलग अलग एग्जामों में या अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। कभी यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि ये कौन सी स्टेज है, और कभी यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। तो अलग अलग तरीके से इस प्रश्न को बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए इस प्रश्न को भी हमें डिटेल में समझना जरूरी है। ठीक है, आइए समझते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो मैस्लो है, मैस्लो का जो आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत है, इसमें 5 स्टेजों में बांटा गया है। इसमें इसको कितने, 5 स्टेजों में बांटा गया है। अगर हम पहले स्टेज की बात करते हैं या पहले स्तर की बात करते हैं, तो पहले स्टेज में क्या आने वाला है, तो शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकताएं। शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकताओं का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे शरीर को सबसे पहले किस चीज की जरूरत होती है, तो सबसे पहले हम अपनी जो शरीर है, शरीर की जरूरतों में मूलभूत जरूरतें क्या मानते हैं, भूख प्यास को मानते हैं। क्या हो जाएगी, भूख और प्यास। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या है, भोजन होना चाहिए भाई। शारीरिक क्रियात्मक सबसे पहले कौन सी आने वाली है, इसमें जो क है या ए है, ए। और अगर हम बात करें अगले स्टेज में क्या आने वाला है कि जब हमारी भूख प्यास खत्म हो जाती है, या हमारा जो दैनिक दिनचर्या है वो इस प्रकार की है कि हम अपनी रोजी रोटी कमा ले रहे हैं, तब हम किसके बारे में सोचते हैं, तो हम उसके बाद सुरक्षा के बारे में सोचते हैं या घर के बारे में सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, घर भी बना लेना चाहिए भाई अपना है। और अगर हम बात करें कि जब हमारा अपना घर बन जाता है, तो उसके बाद हम किसके बारे में सोचते हैं, तो उसके बाद हम किसके बारे में, रिश्तों के बारे में सोचते हैं कि भाई अपना अब क्या होना चाहिए, एक परिवार भी होना चाहिए। जब अपना घर होगा तो अब हम किसके बारे में, रिश्तों के बारे में भी सोचेंगे। ठीक है, रिश्तों के बारे में भी सोचेंगे। फिर हम क्या करेंगे भैया, शादी कर लेंगे भाई हैं। जब तक आज हमारे पास क्या नहीं है, नौकरी नहीं है, तब तक क्या नहीं है, छोकरी भी नहीं है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें अगली जो चौथी स्टेज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, आत्मसम्मान। ये क्या हो जाएगी, आत्मसम्मान। ठीक है, और पांचवी जो स्टेज है वो क्या होती है, आत्मसिद्धि। और पांचवी स्टेज तक बहुत कम या बहुत कम % लोग पहुंच पाते हैं, सिद्धि।
ठीक है, तो ये मैस्लो के आवश्यकता क्रम की क्या है, 5 स्टेजें हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनका क्रम हमने क्या कर दिया है, ऊपर से नीचे की ओर, ये पहली और ये दूसरी और ये तीसरी और ये चौथी और ये पांचवी। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, और हमें जो ये प्रश्न पूछा गया है, तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि अब्राहम मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता पदानुक्रम क्या है, तल पर है। तो तल पर कौन सा है, तल पर क्या है, भूख, प्यास या शारीरिक आवश्यकताएं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कभी तल पर पूछा जाता है और कभी शिखर पर पूछा जाता है, तो शिखर पर कौन सा हो जाएगा, आत्म सिद्धि। ठीक है, या कभी इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकता के बाद मैस्लो की जो अगली स्टेज है या अगली आवश्यकता है वो कौन सी आती है, तो सुरक्षा में क्या है भाई, घर आता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन मनोसामाजिक अभिप्रेरक की श्रेणी में नहीं आता है। हमें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मनोसामाजिक अभिप्रेरक श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। हमें ऑप्शन ए दिया गया है कि उपलब्धि की आवश्यकता, और बी है संबंधन की आवश्यकता, और सी है भूख अभिप्रेरक, और डी है शक्ति की आवश्यकता। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कि मनोसामाजिक अभिप्रेरक की श्रेणी में कौन नहीं आता है, तो भूख अभिप्रेरक नहीं आता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और अगला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 24, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, क्षुधा अभाव या क्षुधितता तथा अनियंत्रित भोजन किस प्रकार के विकार समूह के अंतर्गत आते हैं। हमें ऑप्शन दिया गया है पोषण तथा भोजन संबंधी विकार, और बी है विशिष्ट अधिगम विकार, और सी है स्वालीनता वर्णक्रम विकार, और डी है तंत्रिकाजन्य विकार। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 25 को। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए, तो अब ये किसके लिए पूछा जा रहा है, प्राथमिक शिक्षा के शिक्षक के लिए पूछा जा रहा है तो ये यूटेट पेपर 2, लेकिन स्पेशल अभी किसके लिए, पेपर 1 के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, कि प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारे पास ऑप्शन दिया गया है, ए है बाल मनोविज्ञान, और बी है शिक्षा दर्शन, और सी है स्वास्थ्य विज्ञान, और डी है सामाजिक विज्ञान। तो हमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो प्राथमिक कक्षा का जो शिक्षक है उसके लिए निम्न में से कौन सा ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक है। तो अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, कि प्राथमिक शिक्षा के शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, आइए समझते हैं कि प्रश्न नंबर 26 में क्या पूछा जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, बाल कल्याण को हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं, या ऑप्शन बी है मनोविश्लेषण को हम क्या नहीं करते हैं,
बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं। और ऑप्शन नंबर सी है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा दर्शन को ही हम किसमें शामिल नहीं करते हैं। हमें पूछा गया है शामिल नहीं करते हैं, तो शिक्षा दर्शन को ही हम बाल मनोविज्ञान में शामिल नहीं करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा? 27। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 27 है बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है कि बाल मनोविज्ञान में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं। हमें ऑप्शन दिया गया है बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, और अगला ऑप्शन है बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था का अध्ययन करते हैं, और सी है बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का हम अध्ययन करते हैं। और अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें, बालक के जन्म से लेकर युवा अवस्था तक का क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि बालक के गर्भ अवस्था से लेकर बालक के क्या है जन्म से पूर्व क्या होती है गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक का हम क्या करते हैं? बाल मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। आइए समझते हैं कि प्रश्न नंबर 28 में क्या पूछा जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 28 है बालक के व्यवहार में परिवर्तन। बालक के व्यवहार में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए व्यवहार अध्ययन की किस विधि का सहारा लिया जाए कि बालक के जो व्यवहार है व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, और जब बालक के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो हमें किस विधि की सहायता ली जाए जिससे हम उसके जो व्यवहार में परिवर्तन है उसको हम समझ सकें। ठीक है, हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया है साक्षात्कार विधि, और ऑप्शन बी है प्रश्नावली विधि, और सी है उपचारात्मक विधि, और ऑप्शन नंबर डी है प्रयोगात्मक विधि। तो प्रयोगात्मक विधि के ही द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम प्रयोगात्मक विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं? सहारा लेकर समझ सकते हैं कि बालक के जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं तो प्रयोगात्मक विधि के द्वारा ही हम उनको समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर 29। तो साथियों प्रश्न नंबर 29 को समझने से पहले अगर आप हमारे कोचिंग सेंटर में पहली बार हो या अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में एक कमेंट जरूर कर सकते हैं कि आपको हमारी क्लासें कैसी लगती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? बाल अपराध का मतलब क्या है कि जो बच्चा है, बच्चा बचपन में थोड़ा सा कैसा है, उग्र है या शरारती है, और वो क्या कर रहा है? अपराध कर रहा है। तो बच्चा अपराध ना करें उसके लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? ठीक है, हमारे पास पहला ऑप्शन है कि बच्चों को डांटना चाहिए, और बी है बच्चों से सहानुभूति पूर्वक एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, और सी है बच्चों को पेटना चाहिए, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर साथियों हम बात करते हैं कि बच्चों को डांटना चाहिए तो बिल्कुल नहीं डांटना चाहिए। मतलब डांटना चाहिए लेकिन हर बार और हर गलती पर भी नहीं डांटना चाहिए। बच्चे को हमें क्या करना चाहिए? अपने पास बिठाकर समझाना चाहिए कि बेटा ऐसा नहीं करना होता है। अगर आप ऐसे काम करेंगे तो ऐसे कामों के नतीजे भी क्या होते हैं? बुरे होते हैं। बुरे कामों के जो परिणाम हैं या रिजल्ट हैं वो बुरे होते हैं। जब हम बच्चे को इस प्रकार से सहानुभूति के साथ समझाएंगे तो बच्चे का जो व्यवहार है, इस प्रकार के व्यवहार में क्या आ सकती है? रोकथाम आ सकती है। बच्चा हो सकता है कि जो बच्चे
कि बुरी आदतें हैं वो उन बुरी आदतों को बच्चा क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि बच्चे से सहानुभूति एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। और ये आज के लिए अंतिम प्रश्न रहने वाला है। और अंतिम प्रश्न को करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे सारथी कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ में साथियों, अगर आप यूटेट पेपर 1 दे रहे हैं तो यूटेट पेपर 1 के लिए भी जो सीडीपी है या ईबीएस है या हिंदी पेडालॉजी है, इसके लिए अगर आप क्या करना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी पीडीएफ तैयार हो गई है यूटेट पेपर 1 के लिए अगर आपको क्या चाहिए, हमारी पीडीएफ नोट्स के द्वारा आप पढ़ना चाहते हैं, यूटेट पेपर 1 के लिए अगर आप पीडीएफ नोट्स से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए सीडीपी के लिए भी हमारा पीडीएफ नोट्स तैयार है, जो हमने आज आपको डिटेल में समझाया कि एक प्रश्न के चारों ऑप्शनों को समझाया। उस पीडीएफ में भी ये सारी चीज़ें बहुत बहुत डिटेल में समझाई गई है। नोट्स फॉर्म में आपको क्या मिलेगा या पीडीएफ फॉर्म में आपको क्या मिलेगा, नोट्स मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। एक तो पेपर 1 के लिए क्या मिलेगा, सीडीपी, और दूसरा क्या मिलेगा, ईवीएस, दूसरा क्या मिल सकता है, ईवीएस, और तीसरा हिंदी पेडालॉजी या हिंदी की जो ग्रामर है वो आपको इस प्रकार का नोट्स आपको मिल जाएगा। और अगर हम बात करें कि उस नोट्स की कीमत कितने रहने वाली है पेपर 1 के लिए, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं साथियों, पेपर 1 के लिए ये तीनों ही नोट्स सीडीपी, ईबीएस और हिंदी, तो उसका जो प्राइस है वो कितना रहने वाला है, 150 रुपये रहने वाला है, 150 रुपये रहने वाला है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें पेपर 2 यूटेट पेपर 2, और अगर आप यूटेट पेपर 2 के लिए क्या करना चाहते हैं, हमसे नोट्स लेना चाहते हैं, हमसे नोट्स पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आपको कौन कौन से नोट्स मिलेंगे, एक आपको सीडीपी का नोट्स मिल जाएगा, दूसरा आपको एसएसटी का नोट्स मिल जाएगा, और तीसरा आपको हिंदी पेडालॉजी का नोट्स मिल जाएगा। क्या, हिंदी पेडालॉजी का या हिंदी ग्रामर का नोट्स मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि इन तीनों का प्राइस क्या रहने वाला है, तो यूटेट पेपर 2 के लिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ सीडीपी चाहते हैं तो 50 रुपये, अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्या चाहते हैं, एसएसटी चाहते हैं, तो एसएसटी का नोट्स की फीस कितनी, 150 रुपये, और अगर आप हिंदी पेडालॉजी चाहते हैं या हिंदी ग्रामर चाहते हैं तो उसकी फीस कितनी रहने वाली है, 50 रुपये। तो अगर हम बात करें कि इन तीनों के तीनों नोट्स की फीस कितने रहने वाली है, तो इन तीनों नोट्स की फीस पेपर 2 के लिए 250 रुपये रहने वाली है। और ये 250 रुपये उतनी ज़्यादा नहीं है। क्यों ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं एसएसटी की, तो एसएसटी के लिए अगर आप क्या लेना चाहते हैं, मार्केट से एनसीईआरटी की बुक लेते हैं, तो आपको कितनी बुक लेनी पड़ेगी, 9 किताबें लेनी पड़ेगी। कैसे 9 किताबें लेनी पड़ेगी, 6 की बात करें तो 6 में कितनी किताबें हैं, एक हिस्ट्री, पॉलिटिकल और एक ज्योग्राफी, 3 किताबें 6 की हो जाएगी, और 3 किताबें कक्षा 7 की हो जाएगी, और 3 किताबें कक्षा 8 की हो जाएगी। तो टोटल कितनी किताबें लेनी पड़ेगी आपको, 9 किताबें लेनी पड़ेगी। उन 9 किताबों का जो हमने कंबाइंड नोट्स बनाया है, और वो बहुत डिटेल में, बहुत उदाहरणों के माध्यम से समझाया है और चित्रों के माध्यम से समझाया है, या यूं भी कह सकते हैं कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अलावा भी जो चीज़ें पूछी जाती है उन सब चीज़ों को हमने उस नोट्स में लिखने का क्या किया है, प्रयास किया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये पीडीएफ आपको इसलिए महंगी नहीं पड़ेगी क्योंकि अगर आप मार्केट से एनसीईआरटी की 9 किताबें लेते हैं तो वो आपको लगभग 850 से
900 के बीच बैठ सकती है। और हमारा जो ये नोट्स है 250 के नोट्स में आपको CDP का नोट्स भी मिल जाएगा, हिंदी पेडालॉजी का नोट्स भी मिल जाएगा और साथ में SST भी मिल जाएगी। तो इसलिए अगर आप हमारे द्वारा जो तैयार किया गया नोट्स है, अगर आप उनको लेना चाहते हैं तो उन नोट्स को ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि उन नोट्स को आप कैसे लेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9808936634 पर हमें क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और वहां पर आपको ये नोट्स PDF फॉर्म के रूप में मिल जाएगा। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला जो प्रश्न है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न रहने वाला है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, ये आज के लिए अंतिम प्रश्न रहने वाला है। प्रश्न है, कौन सी विधि एक नियंत्रित दशा में दो घटनाओं या परिवर्तियों के माध्यम कार्यकरण संबंध स्थापित करती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, हमें ऑप्शन दिया गया है प्रेक्षण विधि, प्रायोगिक विधि और सहसंबंध अनुबंध विधि, और डी है सर्वेक्षण विधि। तो साथियों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, प्रायोगिक विधि, या हम क्या कह सकते हैं, प्रायोगिक विधि कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थी साथियों आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में एक कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। और साथ में इस क्लास को अपने उन सभी साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनका भी इस बार यूटेट पेपर 1 या यूटेट पेपर 2 है। उन सभी साथियों तक इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।